गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो अपन ने कल देखा था कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्या होती है अपने पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो आज अपन ये देख रहे हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है तो किस केस में कंजर्व रहती है। तो अपन ने कल मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था, उसमें लास्ट में अपना रिजल्ट आया था F = माइनस का डेल यू, यानी जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहाँ पर अपने पास क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व। वो क्या है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, स्थितिज ऊर्जा कर्व। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैसे बनता है, क्या होता है इसमें, कितने स्टेट होती है, क्या क्या निकाल सकते हैं। तो आज इस कर्व को ही समझना है। तो बात करते हैं अपन इस कर्व की। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व किस किस के बीच में बनाया गया है। तो अपने पास लिखा हुआ है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो कर्व होता है, क्या होता है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व, यानी पोटेंशियल एनर्जी कर्व स्थितिज ऊर्जा वक्र होता है। वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा वक्र में कण का विस्थापन, यानी यदि मैं किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा, कण का विस्थापन होगा। तो एक साइड में तो कण का विस्थापन ले रखा है, तो स्थितिज ऊर्जा वक्र में कण का विस्थापन और स्थितिज ऊर्जा के मध्य, यानी किस किस के बीच का कर्व बनेगा। एक तो बनेगा कण का विस्थापन क्या मान लेंगे अपन x, और स्थितिज ऊर्जा अपन क्या मान लेंगे ux, क्या मान लेंगे अपन ux। तो मैं लिख सकता हूँ कि दो एक्सिस होंगे, दो एक्सिस कौन कौन से होंगे, एक तो x अक्ष होगा तो कण का विस्थापन होगा, और एक क्या होगा y अक्ष जो स्थितिज ऊर्जा का फंक्शन होगा। तो कर्व, फर्स्ट चीज तो ये कि कर्व किस किस के बीच में बनाना है, कर्व बनाना है कण का विस्थापन और स्थितिज ऊर्जा के मध्य। किसके बीच में बनाना है, स्थितिज ऊर्जा के मध्य। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, कर्व बनेगा, जहां पर x अक्ष के अनुदिश विस्थापन है, यानी जो x अक्ष होगा वहां पर तो अपन क्या लेना है, x अक्ष के अनुदिश क्या काम में लेना है, विस्थापन काम में लेना है। और जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस अकॉर्डिंग काम में लेनी है, y अक्ष के अकॉर्डिंग काम में लेने हैं। यानी y अक्ष के अनुदिश तो स्थितिज ऊर्जा होगी और x अक्ष के अनुदिश क्या होगा, विस्थापन होगा। इस वक्र में किसी बल के क्षेत्र में कण की विभिन्न स्थितियों, यानी ये कोई रीजन में मैं पोटेंशियल एनर्जी रीजन का कोई कर्व बनाऊंगा, इसमें हर पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। और जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू चेंज होगी तो वहाँ पर बहुत सारी स्टेट डिफाइन होगी, बहुत सारी अलग अलग कंडीशन डिफाइन होगी। तो उस कंडीशन की अपन बात करेंगे विभिन्न स्थितियों में। तो सबसे फर्स्ट चीज क्या है कि स्थितिज ऊर्जा वक्र किसके बीच में बनता है, तो स्थितिज ऊर्जा वक्र बनता है विस्थापन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। स्थितिज ऊर्जा है वो y अक्ष के अलोंग होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो x के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज लिख रखी है कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, क्या है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ए कर्व हैज बीन ड्रॉ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर्व बनाना है ऑफ द पार्टिकल वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज द अलोंग द एक्स एक्सिस। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज अलोंग द वाई एक्सिस, पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वाई के अकॉर्डिंग होगी। इन दिस कर्व द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए डिफरेंट पोजिशन इन द रीजन ये फोर्स इज डिस्क्राइब। तो मैं लिख सकता हूँ कि अलग अलग केस में जो अपन आपको नोट्स में वही चीज़ लिखनी है जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रही है। हिंदी वाले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए इंग्लिश में लिखी हुई है, तो वो टर्म यूज करनी है। तो जैसे जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया है वैसी चीज़ें आपको नोट्स में, जब आप पढ़ते हो, नोट्स बना रहे हो साथ में, तो यही चीज़ें आपको लिखनी है। अब अपन बात करते हैं इसका कर्व बनाते हैं। तो फर्स्ट तो अपन ने ये देखा कि कण का विस्थापन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में कर्व बनेगा। जो विस्थापन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x अक्ष के अकॉर्डिंग होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो y अक्ष के अकॉर्डिंग होगी, और इसके हर पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। और फोर्स की वैल्यू चेंज होगी तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होने का मतलब है कि जैसे जैसे फोर्स बदलता जाएगा तो इसमें अलग अलग स्थिति, अलग अलग कंडीशन बनती जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। तो एक तो लेना मुझे क्या, x अक्ष के अकॉर्डिंग कर्व, तो एक तो लेना मुझे x अक्ष के अकॉर्डिंग कर्व, और एक लेना मुझे y अक्ष के अकॉर्डिंग कर्व। तो मैं यहाँ पे एक अच्छा सा कर्व ड्रॉ करता हूँ। तो देखो ये कर्व कैसे आएगा, ये तो हो जाएगा अपना क्या, x एक्सिस, ये तो क्या हो जाएगा अपना x एक्सिस। ऐसे अपने पास दूसरा हो जाएगा
वाई एक्सिस, तो ये तो हो जाएगा वाई एक्सिस। ये क्या हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा अपने पास वाई एक्सिस। तो ये वाला तो है मेरे पास क्या एक्स अक्स और ये वाला क्या है अपने पास वाई एक्स। अब अभी मैंने देखा है कि एक्स अक्स और वाई एक्स इन दोनों किसके बीच में कर्व बनाना है, तो एक्स अक्स में तो क्या आएगा अपने पास कण का विस्थापन आएगा, यानी क्या आ जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कण का विस्थापन क्या होगा अपने पास एक्स होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा अपने पास विस्थापन हो जाएगा। ऐसे ही वाई एक्स के अकॉर्डिंग क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। और मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी को मैंने किस में लिखा है यू एक्स में, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा वाई एक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा अपने पास स्थितिज ऊर्जा, ये क्या हो जाएगी अपने पास स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। तो कर्व में अपन को कुछ कंसेप्ट लेने हैं और जो भी इसमें थियोरेटिकल टॉपिक है, और थियोरेटिकल टॉपिक में आपको इस कर्व को ही समझना है। यदि ये कर्व दिमाग में बैठ गया तो आप थ्योरी आराम से बना के लिख सकते हो। तो आप थ्योरी क्या करते हो आराम से बना के लिख सकते हो। तो अपन एक अच्छा सा कर्व ड्रॉ करने की ट्राई कर रहे हैं कि कर्व एक अच्छा सा दिखने में भी अच्छा हो और आपको समझ में भी आए। कर्व आपको दिख रहा होगा एकदम अलग अलग कलर में ड्रॉ किया है। ये क्या ले लिए मैंने पर्टिकुलर 5 लाइनें ली है, इसके बीच में क्या बनेगा कर्व बनेगा। तो जो अपन को बोला गया था एक्स एक्स के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट लेना है, वाई एक्स के अकॉर्डिंग क्या लेनी है अपन को पोटेंशियल एनर्जी लेनी है। अब इस कर्व को यदि मैं बनाऊं तो ये कर्व कैसा बनेगा, ये कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इस कर्व को बनाते हैं अपन। यदि ये कर्व है तो ये कर्व कैसा बनेगा अपने पास, ये बनेगा कुछ जैसे अपने पास कुछ साइन या कोसाइन वेव चलती है इस टाइप से। इस टाइप से ये क्या बनेगा कर्व बनेगा, और इस टाइप से धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड एक तरीके से क्या हो जाता है कम हो जाता है इस टाइप से। अब मैं ये वाला जो कर्व बनाया है, अब इसमें मैं क्या दे देता हूँ अलग अलग नाम दे देता हूँ। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे ये जो 4 रंगीन लाइन दिखाई दे रही है इसका मैं नाम दे दूँ क्या के एल एम और एम, ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा ओ, ये कण का विस्थापन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से पर्टिकुलर कोई डिफाइन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया पॉइंट कोई दे दिया आर पॉइंट, इसको दे दिया आर, इसको दे दिया एस, इसको दे दिया टी, इसको दे दिया यू, इसको दे दिया V, इसको दे दिया W, इसको दे दिया जो जो जहाँ पर कोई पॉइंट कट रहा है तो वहाँ पर मैंने सारे नाम दे दिए। ठीक है, यहाँ पर दे दिया ABC कहीं नहीं दिया तो यहाँ पर दे दो A, B, यहाँ पर दे दो C, यहाँ पर D और यहाँ पर E। इस टाइप से मैंने क्या कर दिया इसमें नाम दे दिए। अब इस नाम देने के बाद अपन को कुछ पोजीशन लेनी है। तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मैं 1-2 पर्टिकुलर कोई पॉइंट ले लेता हूँ तो वो हो जाएगा अपने पास क्या P1 और P2। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ P1, इसको दे देता हूँ मैं P2। क्या दे देता हूँ P1 और P2। क्लियर। तो ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ से अपने पास कोई कर्व आता है U और X के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। अब इस कर्व में जो पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ कंडीशन है, वो क्या है। तो देखो कर्व में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, जैसे जैसे मैं x बढ़ाता हूँ ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक x को लेके आता हूँ, यानी 0 से मैं कहाँ ले आया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाता गया, यानी क्या बढ़ाया मैंने x बढ़ाया। जैसे जैसे मैंने x बढ़ाया तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, देखो कम हो गई। क्या हो गई, जैसे जैसे x बढ़ाया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। फिर अपने पास पर्टिकुलर एक पॉइंट आएगा, पर्टिकुलर क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा। उसके बाद वापस क्या होगा, जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी वापस बढ़ गई। क्या हो गया,
पोटेंशियल एनर्जी वापस बढ़ गई, यानी यहाँ पर जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट बढ़ा इंक्रीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, वापस यहाँ पे एक पॉइंट आएगा P1 पॉइंट, P1 पॉइंट से वापस वो P2 की तरफ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जैसे जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया तो मैं लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया तो यहाँ पे पोटेंशियल जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो गई, वापस चेंज हो गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी वापस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वापस मैंने डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया, वापस पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, वापस बढ़ गई, वापस कम हो गई, इस तरीके से ये कर्व चलता रहेगा। अब देखो इसमें अपने पास 4 कंडीशन आएगी, क्या आएगी अपने पास 4 कंडीशन आएगी। अब वो कंडीशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो वो जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है, देखो मेरे पास 4 कंडीशन बनाऊंगा, उस कंडीशन की थ्योरी मैं आपको लिख के बताऊंगा या स्टेटमेंट वाइज लिख के बताऊंगा। तो बात करते हैं अपन उस कंडीशन की कि वो कंडीशन क्या है। मुझे पता है कि फर्स्ट कंडीशन क्या लेता हूँ मैं, आपको एक फॉर्मूला पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, माइनस का du अपॉन में क्या होता है, dx होता है। ये फॉर्मूला सभी को पता है, कल अपन ने मैथमेटिकल रूप से डिराइव भी किया था और पहले भी इसको डिराइव कर चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें कंडीशन कौन कौन सी बनती है। तो देखो एक कंडीशन तो ये बनती है कि यदि मैं x को बढ़ाऊँ और क्या बढ़ाऊँ, ux को भी बढ़ाऊँ। सेकेंड कंडीशन ये बनती है कि x को मैं कम करूँ, u भी क्या हो जाए, कम हो जाए। थर्ड कंडीशन क्या बनती है, x को बढ़ाऊं और u क्या हो जाए, कम हो जाए। और फोर्थ कंडीशन क्या बनती है अपने पास कि x को कम करूं और u क्या हो जाए, बढ़ जाए। देखो ये चारों कंडीशन पॉसिबल है, क्यों, मुझे पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो किस किस के बीच बना हुआ है, x और u के बीच, यानी x और u के बीच में वेरिएशन देखना चाहूँ तो x और u के बीच में का वेरिएशन देखूँ तो ये कैसे वेरी करेगा ये मुझे देखना है। क्या देखना है मुझे कि ये कैसे वेरी करेगा, ये चीज़ मुझे देखनी है। तो बात करते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट की। तो देखो कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है, x के बढ़ाने पर u बढ़ रहा है, x के बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है अपने पास, u बढ़ रहा है। और जब भी मुझे पता है कि x के बढ़ाने पर u बढ़ता है, x के बढ़ाने पर u बढ़ता है तो du बाई डी एक्स, क्या du अपॉन में dx, ये क्या होगा अपने पास, पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। क्या शो करेगा, पॉजिटिव। तो ये वाली जो रेशो होता है x को बढ़ाने पर यदि u बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यदि ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यदि ये एक दूसरे से ऑपोजिट हो, क्या हो, यदि ये एक दूसरे से ऑपोजिट हो, यानी x कम हो रहा है, u बढ़ रहा हो, u बढ़ रहा हो, x कम हो रहा हो, तो वहाँ पे क्या आएगा, वो माइनस आएगा। तो देखो यहाँ पे यदि मैं कहता हूँ कि दोनों चीज़ें बढ़ रही है, दोनों सेम रेशो में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब du बाई डी एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और मुझे पता है कि यदि du बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो f क्या होगा, यदि ये वाली टर्म du बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो f मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो मुझे पता है कि इस कंडीशन में जो आपका f मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, f मुझे नेगेटिव मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, x को कम किया, u को कम किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, du अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ये भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसे अपने पास इसका जो f आएगा, इसका f कितना आएगा, वो आ जाएगा अपने पास क्या, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये तो सेम रिजल्ट है, यदि du बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो f क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं ऑपोजिट की, x बढ़ने पर u कम हो रहा है, यानी x को बढ़ा रहा हूँ तो u क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, du अपॉन में dx क्या आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव आ जाएगा। और मुझे पता है कि du बाई डी एक्स नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो f क्या बन जाएगा अपने पास, पॉजिटिव बन जाएगा। f क्या बन जाएगा अपने पास, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, du अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये भी क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। और ये भी क्या बनेगा, f इज इक्वल टू क्या बनेगा, पॉजिटिव। यानी देखो अपने ने 4 कंडीशन ली कि x और यदि कण का विस्थापन और पोटेंशियल एनर्जी में यदि मैं वेरिएशन देखूं तो इसके अकॉर्डिंग मुझे जो f मिलेगा वो ये डायरेक्शन में मिलेगा। यानी ये f यहाँ पे क्या बताएगा, कोई वैल्यू मैग्नीट्यूड बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग पॉइंट डिफाइन होंगे। तो अपने पास फर्स्ट कंडीशन तो ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है, x के बढ़ने के साथ u बढ़ रहा है तो du बाई डी एक्स पॉजिटिव आना चाहिए और f इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब अपन देखते हैं इस कर्व को कि यदि मैं x को बढ़ाने पर u बढ़ाता हूँ, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि x को बढ़ाने पर u बढ़ाता हूँ, यानी x को बढ़ाया तो u भी बढ़ा। तो x को बढ़ाने पर u बढ़ा, कहाँ पर बढ़ रहा है देख लो, कौन सा पॉइंट है जहाँ पर x के बढ़ाने पर u बढ़ रहा है। तो देखो अपने पास जो पॉइंट है वो ये वाला है कि x को बढ़ाया तो u बढ़ रहा है। यानी अपने पास P1 से यदि मैं P2 की बात करता हूँ,
ये वाला जो कर्व है जो P1 से P2 जा रहा है, इसको जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास u भी बढ़ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ये वाली कंडीशन है, कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है इसमें, ये वाली जो कंडीशन है वो फॉलो करिए अपने पास कौन सा, P1 से P2 वाली कंडीशन। कौन से कंडीशन फॉलो करिए, P1 से P2। तो मुझे पता है कि इसका जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर। ऐसे अपने पास दोनों कम हो रहे हैं। यदि मैं दोनों को कम करने की बात करता हूँ तो देख लो x को यदि जैसे जैसे मैं कम करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो जैसे जैसे मैंने x को कम किया पोटेंशियल एनर्जी कम, यानी ये P2 से कहाँ आना चाहिए, P1 आना चाहिए। अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ तो ये तो कर्म विस्थापन बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ये लेता हूँ तो भी विस्थापन बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो वो क्या हो जाएगा, P2 से P1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, P2 से P1, यानी ये एक दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। फिर मैं बढ़ाता हूँ कि x को बढ़ाने पर u कम होता है, x को बढ़ाने पर u कम होता है, यानी मैं ये वाला ले सकता हूँ s से P1 का, s से P1 का। देखो जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूँ तो u यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेम ये भी ले सकता हूँ P2 से लेकर ये वाला, इसका नाम दे दूँ मैं P3, तो ये भी ले सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि s से P1 वाला और P2 से P3 वाला। तो s से P1 वाला ये रिजल्ट क्या बताएगा, s से P1 और P2 से क्या हो जाएगा अपने पास P3। क्लियर। फिर फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, x को कम करने पर u बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, x को कम करते हैं, जैसे जैसे मैं x को कम करूंगा तो u बढ़ेगा, यानी P3 से P2 वाली कंडीशन या P1 से s वाली कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जैसे जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट में कमी लाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाला जो कर्व है वो बता देगा क्या, P1 से s। तो ये बता देगा क्या अपने पास, P1 से s। तो ये वाली टर्म आपको चारों टर्म लिखनी है। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन को थ्योरी बनानी है। तो देखो थ्योरी बनाएंगे वो कैसे बनेगी, तो अपन ने पास एक एक पॉइंट की थ्योरी बना रखी है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि यदि कण का विस्थापन x बढ़ता है, यदि कण का विस्थापन x बढ़ता है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे x बढ़ रहा है तो उसके साथ u का मान भी बढ़ता है, तो उसके साथ u का मान भी बढ़ेगा, यानी x के बढ़ने पर u का मान भी बढ़ेगा, जिससे du/dx। अब मुझे पता है कि ये दोनों एक डायरेक्शन में है, सेम बढ़ ही रहा है, तो अपने पास जो du/dx होगा वो क्या होगा अपने पास, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट कंडीशन देखी अपन ने। और इसके लिए जो f होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ लिख रखी है कि यदि कण का विस्थापन x बढ़ता है तो उसके साथ u का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। कण का विस्थापन x बढ़ता है तो उसके साथ u का मान भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, du/dx धनात्मक होगा और fx क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो du/dx धनात्मक हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अतः कण का विस्थापन जिस दिशा के अनुदिश होगा उस पर कार्य करने वाला बल विस्थापन के विपरीत होगा। क्लियर। क्या पता लग रहा है यहाँ से कि यदि मैं कहता हूँ इस कर्व में मैं कहता हूँ कि x को बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि मैं कहता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल यहाँ से P1 से कहाँ जा रहा है, P2 जा रहा है, P1 से कहाँ जा रहा है, P2 जा रहा है, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। पर्टिकुलर में 2 पॉइंट ले लूँ, जैसे W ले लूँ, V ले लूँ, W ले लूँ, P1 ले लूँ, तो इसके बीच में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। x को बढ़ाने पर u का मान बढ़ता है तो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से P1 से P2 जाएगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, यदि पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, यदि मैं कहता हूँ पार्टिकल P1 से P2 की ओर जा रहा है, तो मैं वहीं पर ड्रॉ कर लेता हूँ कि पार्टिकल यदि इस तरीके से जा रहा है, इसका ड्रॉ है वो ये इस टाइप से है कि पार्टिकल P1 से कहाँ जा रहा है, P2 जा रहा है, P1 से P2 जा रहा है, तो इसके बीच में जो भी कण का विस्थापन होगा तो मैं मान सकता हूँ कि जो कण का विस्थापन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, नीचे वाली डायरेक्शन में काम करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि कण का विस्थापन ऊपर होता है तो फोर्स नीचे जाएगा, यदि कण का विस्थापन नीचे होता है तो फोर्स कहाँ लगता, ऊपर की ओर लगता। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना ये रिजल्ट आएगा कि x को बढ़ाने पर u बढ़ता है तो du/dx पॉजिटिव मिलता है, तो f मुझे पता है क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, अकॉर्डिंग टू f = -du/dx फॉर्मूला। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि कण का विस्थापन यदि मैं डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करता हूँ, तो इंग्लिश वाले भी इसमें लिख सकते हैं कि यदि मैं कण के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी,
वो भी क्या होगी अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यदि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो मुझे पता है कि du/dx भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और du/dx पॉजिटिव मिलेगा तो f कितना मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और जो ये नेगेटिव बता रहा है वो क्या बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्कआउट करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस रिजल्ट इज फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मैं इस इक्वेशन के बेस पे इंग्लिश में भी ये सेम स्टेटमेंट बना के लिख सकता हूँ। क्लियर। तो ये तो क्या थी अपने पास फर्स्ट स्टेट की। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड स्टेट की। सेकंड स्टेट क्या कहती है कि यदि कण का विस्थापन x घटता है, यदि कण का विस्थापन x घटता है मतलब इस तरीके से, उसके साथ u का मान भी घटता है, यानी उसके साथ u का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो मैं लिखता हूं कि जिससे du/dx क्या होगा, धनात्मक होगा। जिससे du/dx क्या मिलेगा अपन को, धनात्मक, यानी du/dx इज इक्वल टू कितना मिलेगा अपन को, पॉजिटिव मिलेगा। कितना मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। du/dx क्या आएगा, पॉजिटिव। और मुझे पता है कि यदि du/dx पॉजिटिव है तो f क्या होगा, नेगेटिव। f क्या होगा, नेगेटिव। अब इसमें कौन सा कर्व ड्रॉ किया अपन ने, x को कम करने पर u कम हो रहा है। देखो x को कम करने पर u कम हो रहा है, तो x को कम करने पर u कम हो रहा है। तो ये क्या था, P2 से P1, क्या था अपने पास, P2 से P1। यदि P2 से P1 यदि मैं पार्टिकल को ऐसे लेके आता हूँ तो फोर्स ऐसे वर्कआउट करेगा। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, P2 से P1 की बात कर रहे हैं। यदि मैं कहता हूँ कि ये इस टाइप से था, ये P1 था और ये क्या था, P2 था। आप यदि कण को विस्थापित कैसे कर रहे हो, P2 से P1, क्योंकि x को क्या करना है, कम करना है। x को यदि मैं कम करता हूँ, देखो x मैं इधर लाऊंगा तो x कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो P2 से P1 के लिए यदि मैं वर्कआउट करूँगा, P2 से P1 के लिए मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यदि P2 से P1 जाएगा यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर जाएगा x, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इस तरीके से। तो जैसे जैसे x कम होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और यदि पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें जो कण का विस्थापन यदि ऐसे होता है तो फोर्स कैसे होगा, इधर होगा। यदि पार्टिकल P2 से P1 की ओर नीचे की ओर गिर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स किधर होगा, ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे F इक्वल टू क्या बता रहा है, नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूँ कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट क्या होगा, फोर्स होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे भी क्या होगा, यदि कण का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे u की वैल्यू है, यानी पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो मैं लिख सकता हूँ कि du/dx क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और du/dx पॉजिटिव मिलेगा, यानी f क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या करेगा, वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। यदि कण का विस्थापन x बढ़ता है, यदि कण का विस्थापन x बढ़ता है तो उसके साथ u का मान घटता है, तो u का मान क्या होगा, कम होगा। और मुझे पता है कि ये x और u यदि एक दूसरे से ऑपोजिट आ जाए तो मैं लिख सकता हूँ कि x और u एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो du/dx क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, ये यदि एक दूसरे से ऑपोजिट है यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यदि du/dx नेगेटिव है तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी मैं कह सकता हूँ कि कण का विस्थापन x बढ़ाने पर u कम हो रहा है, x बढ़ाने पर u कम हो रहा है। तो देख लो कि x को बढ़ाने पर u कम हो रहा है, यानी s से P1 जा रहा है। कौन सा कर्व है अपने पास, s से P1, s से P1 ये वाला कर्व है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, इस कर्व को वहाँ पे बना सकता हूँ कि यदि मैं s से P1 जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, इस तरीके से जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई पॉइंट s था और यहाँ पर पॉइंट क्या है, P1 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जैसे जैसे x को बढ़ाया तो x अपना इधर था, तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी में क्या आई, कमी आई, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी
कम हो गई। और जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई यानी u का x के रेस्पेक्ट में चेंज कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो इसमें ये होगा कि यदि कण का विस्थापन इस तरीके से है तो फोर्स भी क्या होगा, यदि x इस तरीके से लग रहा है तो फोर्स भी क्या लगेगा, इसी तरीके से लगेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल नीचे गिर रहा है तो फोर्स भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वो वर्कआउट करेगा। ऐसे ही अपने पास इसको मैं लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट तो क्या था, यानी x बढ़ रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, यानी वो भी क्या हो रही है, अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो कम हो रही है। तो du/dx और f आपको पता ही है। इसका जस्ट एक ऑपोजिट केस है ऐसा का ऐसा ही कि यदि कण का विस्थापन x घटता है, x क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तथा उसके साथ u का मान बढ़ता है, उसके साथ u का मान बढ़ता है, यानी इसका जस्ट ऑपोजिट केस है, जिससे du/dx क्या मिलेगा, मुझे नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट है, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, यानी ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मेरे पास पता है कि जो f मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव मिलेगा। और इसके लिए f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि यदि कण का विस्थापन x घटता है तो उसके साथ u का मान बढ़ता है, जिससे du/dx क्या होगा, ऋणात्मक मिल रहा है, और जिससे f क्या होगा, अपने पास धनात्मक होगा। और f धनात्मक होगा तो ये कौन सा केस, x कम होने पर u बढ़ रहा है, तो देखो x कम होने पर u बढ़ रहा है, कौन सा केस है, P1 से लेकर S, कौन सा केस है, P1 से लेकर S, P1 से लेकर S कौन सा है अपने पास, P1 से लेकर S, ये वाला केस है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, P1 से लेकर, तो P1 तो अपने पास ये था, P1 से यहाँ पर जाऊँगा तो ये तो एक तरीके से इधर वाला पार्ट तो थर्ड कंडीशन को फॉलो करता है, फोर्थ वाला मैं इसके अंदर ही बना देता हूँ कि कण का विस्थापन P1 से कहाँ जा रहा है, अपने पास S में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, P1 से S में जा रहा है। तो P1 से S में जाने का मतलब क्या होगा कि यदि कण का विस्थापन घटता है तो यदि P1 से X में जाने का मतलब है यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो आपका F होगा तो X भी इधर होगा और F भी क्या होगा, इधर ही होगा, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अपन ने कुछ कंडीशन देखी है, 4 कंडीशन की पोटेंशियल एनर्जी में विस्थापन बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, विस्थापन घटाने पर पोटेंशियल एनर्जी घटती है, विस्थापन बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या उसके ऑपोजिट होती है। तो उसमें फोर्स कैसे वर्कआउट करेगा ये अपन ने इस कर्व के बेस पे देखा है। अब आगे वाली कंडीशन है वो क्या कहती है कि किसी भी स्थिति में कण पर कार्य करने वाला बल उस कण को कम स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में ले जाएगा, इस वक्र से निम्न अवस्था परिभाषित होगी। यहाँ से क्या है कि किसी भी स्थिति में कोई भी कंडीशन की बात करते हैं, कोई कण पर कार्य करने वाला बल, और मुझे पता है कि कार्य करने वाला बल क्या है, अपने पास F है। क्या है अपने पास, कार्य करने वाला बल F है। उस कण को कम स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में ले जाएगा। क्या ले जाएगा, कम स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में ले जाएगा। यानी मैं कहता हूं कि कम, अपन ने एक पेंडुलम पढ़ा था कल, ऐसा कोई एग्जांपल लिया था जिसमें यहाँ पर लिया था, यहाँ पर लिया था और एक यहाँ पर लिया था। तो इस पेंडुलम में अपन ने क्या देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मिनिमम होती है। यदि आपको याद हो तो देखो यहाँ पे मैं आपके एग्जाम्पल बता देता हूँ जो अपन ने कल देखा था, ये वाला, ये एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे अपन ने इस पेंडुलम में देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है, यहाँ पे 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है और 0 काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये पेंडुलम क्या बताता है कि जैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ये पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ से यहाँ पर गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, यानी क्या हो गया, ये पार्टिकल कहाँ 0 पोटेंशियल एनर्जी से कहाँ गया, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यानी v वेलोसिटी से कुछ आगे बढ़ा। अब वो वहाँ जाकर रेस्ट में होगा, वापस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो कोई ये पार्टिकल, ऐसा कोई पेंडुलम हो सकता है क्या कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ऊपर ही रह जाए, पॉसिबल नहीं है। वो वापस कहाँ आएगा, जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है। कहाँ पर है, जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट होगी वहाँ पर वो किसी बल की वजह से आने की ट्राई करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी कहाँ है, नीचे की ओर मिनिमम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी नीचे की ओर क्या है, मिनिमम है। जब भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का है, अपने पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी भी स्थिति में कण पर कार्य करने वाला बल उस कण को कम स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में ले जाएगा,
इस वक्र से निम्न अवस्था परिभाषित की जाती है। तो ये आपको साफ क्लियर दिख रहा है कि जब कोई पेंडुलम इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर आता है तो वो वापस कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जाएगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, उसका जो स्ट्रेट लाइन में जाके रुक जाएगा वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी तो वो मैक्सिमम से कहाँ जाएगा, मिनिमम में जाएगा, मैक्सिमम से कहाँ जाएगा, मिनिमम में जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इन एनी केस द फोर्स एक्टिंग, फोर्स इस पर वर्कआउट करेगा, कोई ना कोई फोर्स लेके ही वो कहाँ जाएगा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के रीजन में जाएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल टेक दैट पार्टिकल टू द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस कर्व द फॉलोइंग स्टेट इज डिफाइंड। तो यहाँ से कुछ स्टेट डिफाइन होगी, क्या होगी, यहाँ से कुछ स्टेट क्या होगी, डिफाइन होगी। तो स्टेट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो स्टेट फर्स्ट कौन सी है अपने पास, ए है संतुलन की अवस्था। कौन सी है अपने पास, ए है संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था क्या कहती है, देखो ये कहती है अपने पास कि जब कण वक्र में बिंदु P1 से P2, P1 से P2 कौन सा था अपने पास, ये था P1 से P2, ये P1 था और ये क्या था अपने पास, P2 था। तो यहाँ से मैंने देखा था कि जब कण वक्र में बिंदु P1, P2, P3 पर होता है, P3 अपना कौन सा था, यहाँ ये वाला पॉइंट था P3। तो जब पार्टिकल यहाँ पर और यहाँ पर होता है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है अपने पास, देखो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। और जहाँ पर पार्टिकल रुकता है तो वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब कण वक्र में P1, P2, P3 पर होता है वहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम या अधिकतम होती है। तो देखो इस दो पॉइंट पर तो क्या है, मिनिमम है, और इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। अपन ने पहले एग्जांपल में देखा है कि यही होता है कि जब कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है कि अपने पास ये वाला कर्व था, ये P1 था, ये P2 था और ये क्या था, P3 था। तो इन तीनों केस में देख सकते हो कि पोटेंशियल यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा और यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। तो स्थायी संतुलन की अवस्था कौन सी है, या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब बिंदु P1, P2 और P3 पर होता है तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी या तो क्या हो अपने पास, मैक्सिमम हो, या फिर क्या हो अपने पास, मिनिमम हो। तो जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा मिनिमा होती है वो स्टेट कौन सी कहलाती है, संतुलन की अवस्था कहलाती है। कौन सी कहलाती है, संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द पार्टिकल इट एट पॉइंट P1, P2, P3 in the curve, its potential energy is minimum or maximum, hence the force there, the condition is called the state of equilibrium of the particle। तो मैं कह सकता हूँ कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम होगी, इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा शो करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि वहाँ पर वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, संतुलन की अवस्था कहलाएगी। सेकंड आता है स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन क्या कहता है, यदि वक्र में बिंदु P1 और P3 पर, अब P1 और P3 कहाँ है अपने पास, P1 और P3 ये वाला है, तो ये P1 लिया था, ये P2 लिया था और ये क्या लिया अपन ने, P3 लिया है। तो ये वाली जो कंडीशन जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। तो देखो संतुलन में तो ये भी था, पोटेंशियल एनर्जी P2 पर भी संतुलन में था, बट ये कह रहा है क्या, स्थायी संतुलन, परमानेंट बैलेंस। परमानेंट बैलेंस कब होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो यहाँ पर लिख रखा है कि यदि वक्र में बिंदु P1 और P3 पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो, मिनिमम हो, कितनी हो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो, मिनिमम हो, तो वह क्या कहलाएगा, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। तो इफ द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट पॉइंट P1 एंड P3 इन द कर्व द इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो स्थायी संतुलन होता है, मैक्सिमा मिनिमा होती है वो संतुलन होता है। अब अपन बात करते हैं यदि कण इन बिंदु पर विराम अवस्था में है, तो यहाँ पर तो देखो पार्टिकल विराम अवस्था में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था होती है। विराम अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, और यदि कण के बिंदु P1 या P3 से किसी भी दिशा में विस्थापित किया जाए तो उस पर कार्य करे उसे संतुलन की अवस्था में लाएगा। तो यदि कोई पार्टिकल है वो विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगा, यदि वो मूव कर रहा है तो आपको पता है कि पेंडुलम कुछ टाइम बाद मूव करता करता धीरे धीरे क्या हो जाता है, रुक जाता है, रुकने के बाद इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर इस तरीके से रुक जाएगा। और जब भी वो प्रॉपर रुकेगा तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब भी वो प्रॉपर रुकेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये कौन सी अवस्था कहलाएगी, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। तो इफ द पार्टिकल इट एज रेस्ट दिस पॉइंट्स it will be remains at rest. F if the particle displacement is any direction from point P1 or P3
देन द वर्क डन ऑन विट विल ब्रिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी यदि कोई पार्टिकल यदि कोई विस्थापित होता है तो कुछ फोर्स के द्वारा, कुछ वर्क के द्वारा वो कहाँ आएगा, लास्ट में इक्विलिब्रियम में आएगा। यानी कहाँ आएगा, हमेशा वो स्थायी संतुलन में आएगा। तो पेंडुलम होता है वो हमेशा क्या आता है, स्थायी संतुलन में आता है। फिर आता है अपने पास सी स्टेट आती है अस्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं इसे, अस्थायी संतुलन। यदि वक्र में बिंदु P2 पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, क्या है अपने पास, ये वाला कर्व है, कौन सा है अपने पास, ये वाला कर्व है, ये P1 है, ये P2 है और ये क्या है, P3 है। तो स्थायी संतुलन में तो क्या था, P1 और P3 क्या था अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अब बात करें P2 की, तो मुझे पता है कि P2 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अपनी मैक्सिमम होती है। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो यदि वक्र में बिंदु P2 पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, तो आपको ग्राफ में सब कुछ दिख रहा है, ये जो भी लैंग्वेज है वो पूरी ग्राफ के अकॉर्डिंग बना के लिखी गई है। तो मैंने अपनी लैंग्वेज में पूरा आपके सामने से ये स्लाइड ड्रॉ की है। तो जो भी लैंग्वेज है वो पूरी अपनी लैंग्वेज है, जैसे जैसे मैंने कर्व बनाया है वैसे इसको समझाया है। तो यहाँ पे P2 पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो P2 पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो यदि कण इस बिंदु पर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, परंतु यदि कण को बिंदु से किसी भी दिशा में थोड़ा सा विस्थापित किया जाए तो कण पर एक ऐसा बल कार्य करेगा, तो कण को बिंदु P2 से अधिक दूर तक विस्थापित करने की कोशिश करेगा और यह अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। यदि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, विराम में है, तो वो विराम में रह जाएगा। यदि नहीं है, वो गति कर रहा है, तो वो क्या करेगा, लास्ट में इक्विलिब्रियम में जाएगा। और जब भी वो इक्विलिब्रियम में जाएगा तो इक्विलिब्रियम में कैसे जाएगा, जब वो यहाँ से हटेगा और यहाँ से मतलब यदि कोई पार्टिकल टॉप पे गया हुआ है तो टॉप पे जाके, आपको पता है कोई भी पेंडुलम ऊपर टॉप पे जाके रुकता नहीं है। यदि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पर कभी भी कोई पार्टिकल रुकता नहीं है, वो वापस कहाँ आएगा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ पर ही आएगा। तो जो ये P2 से P3, P2 से P1 में आने वाली कंडीशन है वही क्या कहलाती है, अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो इफ द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द पॉइंट P2 इन द कर्व, इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, this point then will remains at rest, but if the particle is displaced a little in any direction from the point, then such a force on the particle, if work is done, then it will try to displace the particle to a greater distance from point P2. This is called the state of temporary equilibrium. तो मैं कह सकता हूँ कि जब कोई पार्टिकल P2 से P1 में जाएगा, P2 से P3 में जाएगा, तो वो अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाएगी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल यहाँ आके कभी होल्ड नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं जाएगा, या तो P3 में जाएगा या P1 में जाएगा और वहाँ जाकर ही वो रुकेगा। तो P2 वाला जो केस है ऊपर से नीचे जाने का, वो क्या कहलाती है, अपने अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। लास्ट है अपने पास कौन सी, न्यूट्रल बैलेंस यानी उदासीन स्टेट। यदि किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित हो, यदि किसी कोई कण, यदि कोई कण लिखना, यदि कोई कण ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जहाँ स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाए, नियत हो जाए, यानी U इक्वल टू क्या हो जाए अपने पास, कांस्टेंट हो जाए। और कांस्टेंट कब होता है, जब U इक्वल टू क्या आता है, जीरो आता है। अर्थात उस स्थिति में कण पर कार्य करने वाला बल भी क्या होगा, जीरो होगा। मुझे पता है कि यदि U क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो अपने पास F इक्वल टू क्या आता है, माइनस का du/dx। यदि U जीरो है तो F भी क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो फोर्स तो जीरो ही होगा। और फोर्स जीरो होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई कण ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जहाँ स्थितिज ऊर्जा का मान नियत हो, अर्थात उस स्थिति में कण पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। तो बल अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। वह उदासीन संतुलन की अवस्था कहलाएगी, न्यूट्रल बैलेंस कहलाएगा। तो इफ इट सिचुएटेड इन ए रीजन वेयर द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इज इन दैट केस ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। यानी पोटेंशियल जीरो होने पर या पोटेंशियल कांस्टेंट होने पर उसका डेरिवेटिव करते हैं तो भी मुझे, यदि पोटेंशियल कांस्टेंट है और उसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो वो भी मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वो क्या बताएगा अपने पास, एक तरीके से फोर्स F जीरो बताएगा, और जहाँ पर F जीरो होगा वो क्या होगी, उदासीन संतुलन की अवस्था होगी। तो ये अपनी सारी कंडीशन थी। तो आज अपन ने पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में सब कुछ डिस्कस किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बेस पे सबसे पहले तो देखा कि x बढ़ाने पर, u बढ़ाने पर क्या क्या चेंज आते हैं, x को कम करने पर, u को कम करने पर क्या क्या चेंज आते हैं, x को बढ़ाएंगे u को कम करेंगे, x को बढ़ाएंगे u को कम करेंगे, या u को बढ़ाएंगे x को कम करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या चेंज आएंगे, वो 4 कंडीशन देखी। उसके बाद अपन ने पर्टिकुलर कुछ स्टेट डिफाइन की है, जिसमें संतुलन की अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट, स्थायी
संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन, ये 4 कंडीशन मैंने डिफाइन किए। तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कर्व कंप्लीट होता है। कल अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा जो विभव कूप से रिलेटेड रहेगा, तो उसकी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।